जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। साथियों, आज की ये जो क्लास है हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इस पे होने वाली है। देख सकते हैं आप, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई एवं एनसीटीई पाठ्यक्रम पर आधारित यूपी टेट एवं सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये जो सारे प्रश्न है साथियों, अध्यायवार और सॉल्व पेपर हैं, यानी कि चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 के शिक्षकों के हेतु। तो जो भी साथी सी टेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। देख सकते हैं पहले हमारा जो चैप्टर है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यूपी टेट, सी टेट, ऑल टेट एग्जाम ऑल टेट पूर्व परीक्षा प्रश्नों का विश्लेषण चार्ट, ठीक है। देख सकते हैं चैप्टर 1 यानी कि भाग 1 में क्या क्या है, बाल विकास है, क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, शिक्षा एवं मनोविज्ञान, ये क्लास हो चुकी है। अब जो चल रहा है विकास की अवधारणा और उसके अधिगम, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या कवर कर चुके हैं, अभिवृद्धि एवं उसकी विशेषताएं, विकास का अर्थ एवं विशेषताएं, ये कवर कर चुके हैं। परिपक्वता का अर्थ एवं अधिगम से उसका संबंध, यानी कि ये भी कवर हो चुका है। इसके आगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि परिवार, समुदाय, विद्यालय एवं संचार माध्यम, ये भी हमारा कवर हो चुका है। विकास की अवस्थाएं, ये भी कवर कर चुके हैं हम लोग। गर्भावस्था की विशेषताएं, ये भी कवर किया जा चुका है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो है हमारा किशोरावस्था से कुछ प्रश्न रह गए थे। तो किशोरावस्था शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये सारी चीज़ें टॉपिक जो हैं इनको कवर करने वाले हैं। बाकी साथियों आप देख सकते हैं आगे जो यूनिट है पियाजे, कोलबर्ग, ब्रूनर और वाइगोत्स्की के सिद्धांत जो हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत और पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत, कोलबर्ग का, ब्रूनर का और वाइगोत्स्की का, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। देख सकते हैं बहुत सारे, कह सकते हैं आप अगर आप यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं कोई दूसरी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। सारे चैप्टर वाइज आपके क्लासें जो है कवर कराई जाएंगी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। नहीं की बात कर रहा है, तो देखते हैं। सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है, क्या ये सही बात है। क्या पूछा गया, नहीं रखता है। अगला है, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। या फिर अगला है, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। साथियों सारे क्वेश्चंस जो है पढ़ना अनिवार्य है। सारे जो ऑप्शन होते हैं क्वेश्चंस के वो पढ़ना जरूरी होता है। इससे हमें क्वेश्चंस का जो आंसर है ढूंढने में आसानी हो जाती है। कभी कभार बहुत सारे ऑप्शन जो है लगते हैं कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इस वजह से देखिए, निम्न में से कौन सा कथन जो है मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। मिडिल स्कूल की बात कर रहा है। सामाजिक व्यवहार एवं उत्तरोत्तर समवयस्क के आदर्शों से प्रभावित होता है, जी बिल्कुल होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं, तो ये सही बात है। अगला है, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। ये वाला मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थी जो हैं उनके विकास में सहमति नहीं रखता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान टेट का ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसका डिटेल भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। मिडिल स्कूल स्तर पर बालक सामान्यतः बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य वय संधि काल में होता है, जिसमें शारीरिक विकास धीमा होता है। कैसा, जो शारीरिक विकास होता है वो धीमा होता है। तो कौन से काल में होता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य काल में। कब, जब मिडिल स्तर के क्लास में होता है।
आगे देखिए, किंतु उसके अन्य व्यवहार पर किशोरावस्था के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि सामाजिक व्यवहार अन्य समूहों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्धिक बौद्धिक व सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर इनमें से सभी। खिलौने की जो आयु होती है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो इस वजह से ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। जो पूर्व बाल्यावस्था की आयु होती है 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। कितनी? 3 से 6 वर्ष। इस इस आयु वर्ग को खिलौने की आयु कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ ही अपना मन बहलाता है। स्टैनले हॉल के अनुसार बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। किसके अनुसार है? स्टैनले हॉल के अनुसार। तो ये कथन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्या है? बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि रिपीटेशन होता है, जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं, ये पूछा गया है। तो पूर्व बाल्यावस्था के काल कौन सा होता है? कितना समय होता है? 3 से 6 वर्ष। चलिए, दल समूह में रहने की अवस्था, या फिर अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं पूछी गई है, दल समूह में रहने की अवस्था, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका डिस्कशन करते हैं, डिटेल देखते हैं पूरा। पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था की विशेषताएं निम्न है। कौन कौन सी है? अनुकरण करने की प्रवृत्ति आ जाती है, खेलने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जिसको खिलौने की आयु कहा जाता है। शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। स्वप्रेम की भावना जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल होता है। कौन सी? स्वप्रेम की भावना। संवेगों का प्रदर्शन होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना आदि है। ठीक है, अगला देखिए, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना आदि दल एवं समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है, बल्कि यह बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो दल में और समूह में रहने की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। ये जो है पूर्व बाल्यावस्था में नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? कौन सी? शर्म तथा गर्व जैसी भावना कब आती है बच्चों में? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर वृद्धावस्था। साथियों, शर्म तथा गर्व जैसी जो भावना होती है ये बाल्यावस्था काल में आती है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। ये देखिए, सीजी टेट पेपर में ये प्रश्न पूछा भी गया है 2011 में। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अनोखा काल माना जाता है। कौन सा? बाल्यावस्था। बालक में मूल संवेगात्मक लक्षण जैसे कि शर्म करना, गर्व, उत्साह होना आदि जो है इनका विकास होता है, और इसी काल में होता है। कब? बाल्यावस्था में। तो ध्यान रखना है, शर्म, गर्व और उत्साह आदि का विकास कब होता है? बाल्यावस्था में। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? कौन सी? बाल्यावस्था। विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भरता, यानी कि निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, या फिर अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता पूछी गई है। सामूहिकता का भावना इसमें आ जाती है। जब बालक जो है बाल्यावस्था में होता है तो उसे समूह में रहना पसंद होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये यूपी टेट का प्रश्न पूछा गया है, यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2014 में। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिक भावना का
की जो है प्रबलता आ जाती है, यानी कि समूह में रहना पसंद होता है बालक को। आत्मनिर्भरता की भावना आती है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। शारीरिक विकास में स्थिरता आती है। और अगला जो है रचनात्मक कार्यों में आनंद होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। कौन से काल में? बाल्यावस्था में। और रुचियों में भी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है। कब? 12 वर्ष की आयु में क्या होना संभव है, ये पूछा गया। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। अगला है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति होती है। अब और यहाँ भी, यहाँ से यहाँ में उसकी रुचियों की सीमित करना। अगला है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समकक्षी जो होते हैं उसके अनुमोदन के लिए बेचैनी हो जाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डिटेल देखते हैं। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था यानी कि 9 से 12 वर्ष का प्रमुख लक्षण होता है। कब? 9 से 12 वर्ष का। इस अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्व किशोरावस्था। इस अवस्था का बालक अपने समूह को ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ कर देता है, उनका अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अब देखिए किशोरावस्था की विशेषताएं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और सारे प्रश्न को हम लोग एक ही बार में कवर करेंगे आज। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर प्रौढ़ावस्था से? पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पद संवेगात्मक क्रांति किशोरावस्था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये हरियाणा टेट में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, जूनियर लेवल पे। अगला प्रश्न देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति या फिर किशोरावस्था? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी कि जब एडोलसेंस हो जाता है बच्चा, यानी कि आने वाला होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको किशोरावस्था कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। और ये सी टेट 2019 में प्रश्न पूछा गया था। डिटेल देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा प्रौढ़ावस्था यानी कि वयस्कता के बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्थाओं में रहता है, ना तो उसे बालक ही समझा जाता है और ना ही प्रौढ़ के रूप में, ठीक है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति यानी कि वयस्क व्यक्ति बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह कौन सा काल है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर प्रारंभिक या उत्तर किशोरावस्था? सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह काल कौन सा होता है? उत्तर किशोरावस्था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था के अंतिम चरण जिसे उत्तर किशोरावस्था कहते हैं, किशोर अपने सहपाठियों के व्यवहार से ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। कौन सा? उत्तर किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये तो बात सही है। वह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, ये भी सही है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, सही बात है। आत्मचेतना कम हो जाती है, ये गलत हो जाएगा। क्या पूछेगा? नहीं है, तो नहीं में कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। आत्मचेतना की कमी हो जाती है, कम नहीं बढ़ जाती है। कब? किशोरावस्था है। डिटेल देखते हैं इसका। किशोरावस्था में कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। आंतरिक और बाह्य परिवर्तन जो है किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। वृद्धि अपनी जो है चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। कल्पना और आत्मचेतना बढ़ जाती है। विकल्प हमारा डी सही नहीं है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, क्या कर रहा है? नियमों की प्रतिगणना, स्वायत्तता, किशोरावस्था, इसको किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या फिर परिपक्वता। देखिए, 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को नियंत्रित विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है? यानी कि परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी को डेवलप कर रहा है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। किसके अनुसार? स्टैनले हॉल के अनुसार। प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशव काल। तो स्टैनले हॉल के अनुसार तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहा गया है? किशोरावस्था को। तनाव और तूफान की अवस्था किसको कहा गया? किशोरावस्था को। किसके अनुसार? स्टैनले हॉल के अनुसार। ये हरियाणा टेट में ये प्रश्न 2015 में पूछा भी गया। देखिए, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े तनाव और तूफान एवं संघर्ष का काल है। ये डायरेक्ट जो है कभी कभी वाक्य पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? अहम केंद्रिकता, अभिरुचियां, तर्क शक्ति या फिर प्रेक्षण की योग्यता। किस निम्न में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर अहम केंद्रिकता, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। किशोरावस्था में अहम केंद्रिता नहीं होती है और यह गुण शैशव काल का है। ये गुण किसका है? शैशवावस्था का। किशोरावस्था में तर्क क्षमता आदि का विकास होता है और अभिरुचियों में परिवर्तन होता है, प्रेक्षण की योग्यता आदि का विकास होता है। लेकिन ये वाला जो गुण है किसका है? किशोरावस्था का, शैशवावस्था का। अगला प्रश्न, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? विपरीत लिंग की ओर आकर्षण कब दिखता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वयस्क अवस्था में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, इसी वजह से तूफान का काल किसे कहा गया है? किशोरावस्था को। डिटेल देखते हैं। किशोरावस्था में बालक हो या बालिका दोनों में विपरीत लिंगों के प्रति अधिक आकर्षण होता है। किशोर किशोरियों की मित्रता उनके परस्पर मिलने जुलने, बातचीत करने, घूमने फिरने जैसी क्रियाकलापों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर वयस्क अवस्था। तो ये किशोर अवस्था में संघर्ष की अवधि किशोर अवस्था हो जाएगा राइट आंसर। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। क्या कहा था? किशोरावस्था बहुत दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? तो अभी हमने पढ़ा था किशोरा अवस्था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किसके अनुसार? स्टैनले हॉल के अनुसार। अगला प्रश्न है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो वीर पूजा की किशोरावस्था में, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किशोर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर।